राष्ट्रपति केरल की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। आज उन्होंने कोच्चि में नौसेना के दक्षिणी कमान मुख्यालय में सेना के संचालन प्रदर्शन का किया अवलोकन। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में कल होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। और प्रदेश के कई स्थान शीतलहर की चपेट में। भिलाई के मैत्री बाग में वन्य पशुओं को ठंड से बचाने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केरल की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। आज उन्होंने कोच्चि में नौसेना के दक्षिणी कमान मुख्यालय में सेना के संचालन प्रदर्शन का अवलोकन किया। प्रदर्शन के दौरान पनडुब्बी रोधी पोत, पनडुब्बी युद्ध हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, नौसेना के प्रशिक्षण जहाज, निगरानी विमान, तेजी से हमला करने वाले विमान और द्रुत निगरानी विमानों ने भाग लिया। नौसेना का यह प्रदर्शन 45 मिनट तक चला। इससे पहले कोच्चि में कमान मुख्यालय पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रदेश में 15 नगरीय निकायों में मतदान के बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। इन स्थानों पर मतगणना 23 दिसंबर को होगी। इसके लिए मतगणना दलों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों में लोगों की सुविधाओं के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मतपत्रों की मतगणना 23 तारीख को प्रातः 9 बजे संबंधित सभी स्थानों पर प्रारंभ होगी। आज जिले के अधिकारियों को, प्रेक्षकगणों को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, उनके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। उनको कहा गया है कि निकाय स्तर पर, जिला स्तर पर सभी को समुचित जानकारी यथा नियम, प्रक्रिया, काउंटिंग की व्यवस्था, टेबल की व्यवस्था, कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस, इन सब की विस्तार से जानकारी थी। और स्ट्रांग रूम खोले जाने का, वहाँ की सुरक्षा के संबंधित व्यवस्था, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और विशेष रूप से ये फोकस किया गया है कि अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता को आराम से पास मिले, उनको आराम से बैठने का स्थान मिले और वो मतगणना की कार्यवाही बिना किसी बाधा के ढंग से देख सकें। इधर दुर्ग जिले में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले के नवनिर्मित नगर निगम रिसाली के लिए भी मतगणना होनी है। 40 सीटों के लिए होने वाली मतगणना के लिए आज मतगणना कर्मियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत उन्हें मतपत्रों की गिनती करने के तरीके और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। रिसाली नगर निगम के निर्वाचन अधिकारी और दुर्ग की अपर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बताया कि कल होने वाली मतगणना के लिए 5 सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही 150 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड वेरिएंट डेटा देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और जिला स्तर पर
दूरदृष्टि, आंकड़ों का विश्लेषण, वेरिएंट की रोकथाम से संबंधित कड़े और तुरंत फैसले लेना जरूरी है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने के क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं और उनका उपयोग, जनशक्ति, कंटेनमेंट जोन को अधिसूचित करने, कंटेनमेंट जोन के मानकों को लागू करने की भी समीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 139 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। वर्तमान में 78,190 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.4% हो गई है। कल 6,906 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 82 लाख से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,317 नए मामलों की पहचान हुई है। वहीं 66 करोड़ 74 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर प्रदेश के 21 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.07% है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने के कारण इसके सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। यहां अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 304 हो गई है। प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवादी घटनाओं के कारण कई परिवार अपने आशियाने छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। वहीं कई ऐसे माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर अब अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन बिता रहे हैं। कांकेर जिले में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें माओवादी हिंसा के कारण शिविरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों ने बताया कि वे राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर हिंसा की राह छोड़ रहे हैं। मैं पहले नक्सली की सहयोग कर रहा था और सहयोग करते करते गांव की उनके अत्याचार को न सहन शक्ति नहीं होने के कारण मैं आत्मसमर्पण कर लिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद कुछ गोपनीय सैनिक में भर्ती किए। गोपनीय सैनिक में भर्ती करने के बाद अभी बेरोजगार पड़ा हूं और मैं कुछ रोजी रोटी कर रहा हूं। प्रमाण पत्र और बस पास बनने के बाद कलेक्टर साहब बोला है कि इसमें जो प्रमाण पत्र बनेगा उसके बाद जो नौकरी आएगा, नौकरी हम लोग लाइन से देंगे। अभी जो भी नौकरी जो पुलिस का है तो पुलिस का नौकरी नहीं देंगे। और फिर दूसरा भी नौकरी है, जैसे चपरासी है स्कूल का होगा और कोई फॉरेस्ट विभाग का होगा, उसमें हम लोग लाइन से हम लोग करेंगे, ऐसे बोले हैं कलेक्टर साहब ने। और क्या है, यहाँ नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र 84 लोगों को बट गया है अभी, और 106 लोग यहाँ निवासित हैं अंतागढ़ में, श्यामनगर लाटापारा में। लेकिन अभी लोगों का कुछ 22 लोगों का बटना बाकी है अभी। अंतागढ़ के एसडीओपी अमर सिदार ने बताया कि कांकेर जिले में कुल 386 परिवार हैं, जिसमें अंतागढ़ में 106 परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। पीड़ित परिवारों के सदस्यों को बस पास की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें शासन की लाभकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। में जब गठन हुआ था तो नक्सल पीड़ित परिवारों का पहले से नाम था जिनको हमको जांच करना था। इसमें मुख्यतः देखना था कि उनके साथ मारपीट हुई है या नक्सली जो है निर्मम हत्या कर दिए हैं संबंधित व्यक्ति की। साथ ही साथ मारपीट करने के बाद जो है नक्सली गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए हैं और नक्सली भय के कारण आज भी नक्सल पीड़ित गांव नहीं जा सकते, अपनी खेती बाड़ी रोजी मजदूरी वहां नहीं कर सकते। जमीन जायदाद पूरे परिवार को उनको छोड़ के आना पड़ा और अन्यत्र स्थान पर रहने के लिए उनको मजबूर किया गया। इन्हीं पे हमारी जाँच थी और जाँच को संपूर्ण अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से उसको जांच कराया गया है। साथ ही साथ नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं, पुनर्वास की जो भी योजनाएं हैं, कांकेर में बहुत अच्छी स्थिति है और अंतागढ़ में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में सबको उपलब्ध कराया गया है। और साथ ही साथ में उसको निःशुल्क बस पास की भी सुविधा होती है। अगर उनके पास प्रमाण पत्र है तो अगर कहीं भी ट्रैवल करता है नक्सल पीड़ित तो जो है उनके निःशुल्क उनका बस पास परिवहन विभाग से बनता है, जिसको उनको लाभ होगा। साथ ही जितनी भी योजनाएं हैं उनको तत्कालिक तौर पे पूर्ण करने के लिए स्पष्ट निर्देश कलेक्टर साहब के द्वारा दिया गया है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर कई परिवार मुख्य धारा में शामिल होकर खेती किसानी का काम भी कर रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में राजिम स्थित त्रिवेणी संगम पर दीप जलाकर आरती की गई। कार्यक्रम में प्रदेश के सिंचाई मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक अमितेश शुक्ल तथा धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए। सिंचाई मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लोगों को जल संरक्षण और नदी के महत्व के बारे में जागरूक करने 4 दिवसीय नदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। माता चित्तोत्पला को तो हम लोग अपनी जीवन दायिनी समझते हैं। विचार हुआ आदरणीय धनेन्द्र भैया जो छत्तीसगढ़ में सिंचाई नदी जल के बारे में हमारे सबसे बड़े जानकार हैं, और अमितेश जी तो श्याम भैया का विरासत है। इन दोनों के साथ बैठ करके इस पावन तट पे कुछ बातें हुई हैं। अब आने वाले समय में आप देखिएगा आज की यहाँ की उपस्थिति से इस स्थान में क्या परिवर्तन आएगा, वो मन में कुछ योजना बना करके जा रहे हैं। और नदी महोत्सव का आशय है प्रकृति से समूचा छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। हम नैसर्गिक जगहों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, नदियों को माता मानते हैं और छत्तीसगढ़ के जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज इसकी शुरुआत राजिम के इस पावन तट पर करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। गौरतलब है कि राजिम में स्थित त्रिवेणी संगम का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। महानदी में जल को संरक्षित रखने के प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। 21 से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता तथा जल के महत्व के विषय पर प्रदर्शनी, निबंध, प्रभात फेरी सहित कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में नदियों का महत्व, जल संरक्षण और नदी की स्वच्छता के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन चलाने से दुर्घटना की संभावना कम रहती है। वहीं ये स्पीड बढ़ जाए तो सड़क हादसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्हें हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने और वाहन चलाते समय गाड़ियों की स्पीड पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री सप्रे ने कहा कि ज्यादातर सड़क हादसे सुरक्षा उपाय नहीं अपनाने के कारण होते हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका के लिए हुए चुनाव की मतगणना कल 23 दिसंबर को रामानुज हाई स्कूल में संपन्न होगी। मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। उसके पहले सुबह 8:30 बजे प्रेक्षक की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और वहां से मतपेटियों को मतगणना कक्ष में लाया जाएगा। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी खुद या उनके एजेंट गणन अभिकर्ता के रूप में रह सकते हैं। 20 मतदान केंद्रों के लिए 20 टेबल में मतगणना की जाएगी। वहीं शिवपुर चर्चा नगर पालिका के 15 वार्डों के 19 मतदान केंद्रों में भी मतगणना की जाएगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। कबीरधाम जिले में टीका तोहर द्वारी नाम से टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल हुई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर घर जाकर लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि टीकाकरण महाअभियान के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि क्लस्टरवार 15-15 गाँव का चयन करके अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। और आइए अब देखते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में शीतलहर चल रही है। तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को शीत घात से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने अनेक सलाह दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देकर ठंड से राहत देने के उपाय करने को कहा है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार शीतलहर के मद्देनजर एहतियाती कदम उठा रही है। प्रकोप बढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अलाव जलाएं, जगह जगह पे कंबल वितरण करना जरूरी हो तो वो भी करें। ठंड से किसी को परेशानी या ठंड से सिकुड़ के मौत इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके समुचित कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं कलेक्टर को। वहीं दुर्ग जिले में स्थित मैत्री बाग में रहने वाले वन्य प्राणियों को ठंड से बचाने के लिए अलाव लगाए गए हैं। मैत्री बाग के प्रभारी डॉक्टर NK जैन ने बताया कि बाघ अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील प्राणी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास आ गया है। तो जू प्रबंधन ने अभी वर्तमान में
खासकर जो कि शेर होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं ठंड के लिए, तो उनके लिए उनके केज के बाड़े के बाहर अलाव जलाया गया है, जो शाम को जलाया जाता है और पूरी रात भर जलता है, जिससे उनकी ठंड से सुरक्षा हो पाए। गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। कल बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रायपुर में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।